उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की। तो शुक्रवार को सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। कमेटी सरकार को सौंपेगी यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट है। खुफिया विभाग की हर वर्ग पर पैनी नजर है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। अफवाह उड़ाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर, शुक्रवार को सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। कमेटी सरकार को सौंपेगी यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खुफिया विभाग की हर वर्ग पर पैनी नजर है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी अफवाह उड़ाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल नलिनी, क्योंकि उत्तराखंड एक पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू करेगा। यानी कि अब इसका, क्योंकि पिछले लंबे समय से इस पे एक एक्सरसाइज हो रही थी और वो कमेटी, जिस कमेटी ने ये ड्राफ्ट पूरा तैयार किया है, ये शुक्रवार को ये पूरा ड्राफ्ट यूसीसी का जो पूरा ड्राफ्ट है ये मुख्यमंत्री को सौंपेगा। और माना ये जा रहा है कि क्योंकि जो आने वाला जो अभी आगामी जो विधानसभा है उसमें इसका पूरा ड्राफ्ट रखा जाएगा और उसके बाद ये प्रदेश में लागू हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर क्योंकि कई जो समुदाय हैं उनमें समुदाय विशेष में भी नाराजगी देखने को मिली। भले ही जो ये ड्राफ्ट है ये सभी धर्मों, सभी समुदाय को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आने के लिए ये पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ है, लेकिन समुदाय विशेष इससे खासा नाराज भी देखने को मिल रहा है। और कहीं कुछ किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े या सोशल मीडिया पे कोई अफवाह न फैलाए इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर, जिस पर अब खुफिया विभाग यानी उत्तराखंड का जो पुलिस का खुफिया तंत्र है ये भी अलर्ट मोड पर है। और साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी भी दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाता है या किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन में मुस्तैद है। हर उस प्लेटफॉर्म में नजर रखी जा रही है जहां से किसी भी प्रकार की अफवाह उड़ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए सत्येंद्र। और बुलेटिन में अब बात करते हैं मौसम की। तो पहाड़ों पर फाइनली बर्फ की बहार आ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। टिहरी जिले में भी बर्फबारी हुई है। पर्यटन नगरी धनोल्टी की बात करें, यहां पर भी भारी स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में ठंड में इजाफा हो गया है। और अगर निचले इलाकों की बात करें, वहां पर जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। बर्फबारी का लंबे समय से पर्यटकों को भी काफी इंतजार था और अब खुशी की लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। नतीजतन तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित मुखबा, हर्षिल जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी हुई, जबकि जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे समूचे जिले में ठंड बढ़ गई है। बारिश के कारण वातावरण में फैली धुंध भी काफी हद तक छट गई है, जिसमें आम लोगों ने राहत की सांस ली। बुधवार सुबह मौसम ने करवट ली और गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल, धराली, मुखबा सहित आसपास की ऊंचाई वाले पहाड़ियों में पर भी बर्फबारी देखने को मिली, जबकि जिले के निचले इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी होती रही। और लंबे इंतजार के बाद चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जो बर्फबारी दिसंबर में होती थी वो अब हुई है। बर्फबारी होने से होटल व्यवसायी काफी खुश हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। किसानों को भी इससे राहत है। बर्फबारी से सेब, आड़ू, खुबानी की अच्छी पैदावार होती है। इलाके में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था और फाइनली अब बर्फ गिरी है, जिससे पर्यटकों के साथ साथ काश्तकार भी काफी खुश हैं। जो है खेत, बागवानी सब कुछ जो है सूखा पड़ा हुआ था और होटेलियर्स जितने भी है चक्राता में और आपका पूरे उत्तराखंड में सबके चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि सीज़न की पहली बर्फबारी है और जितने भी टूरिस्ट थे सब लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे। सारे टूरिस्ट प्लेस जो है खाली पड़े हुए थे।
और काफी इंतजार के बाद बुधवार को बाबा केदार के धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस साल केदारनाथ धाम में बेहद कम बर्फबारी हुई। पिछले साल धाम में इन दिनों 8 फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी। बर्फबारी के बाद पूरा धाम सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। बर्फबारी होने के बाद केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। बेहद ही खूबसूरत ये पूरा नजारा आप देख सकते हैं। चमोली जिले में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी से जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बारिश बर्फबारी से किसानों के भी चेहरे काफी ज्यादा खिले हुए हैं, क्योंकि लंबे वक्त से बारिश नहीं होने से फसलों को भी काफी नुकसान था। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, किसान भी काफी खुश हैं क्योंकि उनकी फसलों को भी इजाफा होगा। आप भी जहां पर मौजूद है वहां बर्फबारी हो रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को सुबह सुबह बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जोशीमठ का ऊपरी इलाका है और औली के नीचे का इलाका है, यानी कि लोअर औली इसे कहा जाता है। और यहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद जो खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही हैं। जहां अगर 2 दिन पहले की बात करें तो बिल्कुल पहाड़ सूखे हुए थे, बारिश का नाम और निशान नहीं था, बर्फ तो इस बार गिरी ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही पहाड़ों में मौसम बदला, देखिए किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। चाहे हम बद्रीनाथ धाम की बात कर लें, हेमकुंड साहिब की बात कर लें या विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली की बात कर लें, अच्छी खासी बर्फबारी इस दौरान हो रही है। और आज दिन भर बताया जा रहा है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ कि आज दिन भर पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है। लगभग 3 से 4 फीट तक बर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में, जो 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जो इलाके हैं वहां पे अच्छी बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं ये बर्फबारी किसानों के लिए और जो पर्यटन व्यवसायी है उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि लंबा अंतराल था जब मौसम पहाड़ों में बिल्कुल सूखा हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब बर्फबारी के बाद एक उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में जो परेशानियां पहाड़ों में सूखी ठंड की वजह से हो रही थी वो हालात भी ठीक हो जाएंगे। और जो एक पेयजल संकट की भी बात आ रही थी उससे कहीं ना कहीं अब पहाड़ वासियों को राहत मिलेगी। पर्यटकों का इंतजार अब हिल स्टेशनों को है और आने वाले समय में जब बर्फबारी होगी और बर्फबारी के बाद जब हिल स्टेशन पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाएंगे तो पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों का रुख जरूर करेंगे। जी बिल्कुल नितिन, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? चमोली में कब तक इस तरह के हालात रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा चमोली में? जी निश्चित रूप से मौसम विभाग ने अभी अगर आज दिन भर की अगर हम बात करें 31 जनवरी या 1 फरवरी तक पहाड़ों में जो बर्फबारी का दौर है वो लगभग जारी रहेगा। और 2 दिन 2 फरवरी और 3 फरवरी को मौसम थोड़ा सा सामान्य रह सकता है, लेकिन 4 फरवरी के बाद पहाड़ों में फिर मौसम बदलेगा। कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। उम्मीद है कि अच्छी बर्फबारी के बाद पहाड़ों में पर्यटक लौटेंगे और जो स्कीइंग के शौकीन हैं अब वो भी धीरे धीरे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में पहुंचेंगे। और जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है या जीएनबीएन के द्वारा जो यहाँ पे स्कीइंग के कोर्स कराए जाते हैं वो भी अब इस बर्फबारी के बाद जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बर्फबारी एक पहाड़ वासियों के लिए एक सौगात लेकर यहाँ पे अब पहुंची है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पर्यटक तो काफी ज्यादा खुश होंगे, पर्यटकों की संख्या में तो इजाफा होगा, लेकिन जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, क्योंकि ज्यादा बर्फबारी की वजह से हम देखते हैं कि पेयजल में, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था में दिक्कत होती है, तो इस तरह के हालात तो नहीं बन रहे? जी अभी ऐसे हालात तो नहीं है, क्योंकि विद्युत जो व्यवस्था है वो अभी सुचारू है। हाँ, अगर मौसम खुलने के बाद थोड़ी सा तापमान क्योंकि नीचे चले जाता है तो कहीं ना कहीं जो पेयजल लाइन है वो जम जाती है। हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे प्रशासन की टीम नजर बनाए हुए, अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत टीमों को वहां पे भेजकर राहत दी जाएगी लोगों को। हालांकि जो फरवरी के महीने में जो पहले सप्ताह में जो बर्फबारी होती है उससे ज्यादा नुकसान
पहाड़ों में होता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। लेकिन अब उम्मीद यह है कि अच्छी बर्फबारी लोगों को चाहिए थी, तो अच्छी बर्फबारी हो, और प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया नितिन, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगे। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा है, लिहाजा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनावों के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 9 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है। नौ फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। वित्त मंत्री का आज का पूरा टाइम टेबल भी हम आपको बता देते हैं। पहले वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। 8:15 पर बजट टीम का फोटो सेशन होगा। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। संसद पहुंचेंगे वित्त मंत्री 9:15 पर और 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लोक लुभावन भी हो सकता है। ये बजट चुनावों से पहले का ये बजट है, हालांकि ये अंतरिम बजट है और इस सरकार का अंतिम बजट है। तो 9:15 पर संसद पहुंचेंगे वित्त मंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम से अल्मोड़ा निवासी लाल सिंह की समस्या सुनी। उन्होंने डीएम अल्मोड़ा को निर्देश दिया कि शिकायत का जल्द समाधान हो। लाल सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की थी। खाद्य विभाग ने बिना किसी जानकारी के उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया। तुरंत ही इसका असर भी हुआ। लाल सिंह की समस्या का तुरंत समाधान कर दिया गया, जिस पर उन्होंने सीएम धामी को धन्यवाद भी किया। उत्तराखंड में हर लोकसभा सीट बीजेपी 3 से 4 लाख वोट के अंतर से जीतेगी, ये कहना है बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम का। उन्होंने कहा मोदी जी का नाम है और मोदी जी का संकल्प उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी की प्राथमिकता थी और वो देश में वोट बैंक और मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अब उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है और जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। 5 लोकसभा हैं यहाँ पर और हमने संकल्प भी लिया है कि 5 लोकसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। करीब हमें लगता है कि 3-4 लाख से ऊपर से सारी लोकसभा को हम जीतेंगे। यूसीसी हमारे सभी देश के प्रमुख नेताओं की आजादी के बाद से प्राथमिकता थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण नहीं कर पाए। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व आज संकल्पित है। यूसीसी आज उत्तराखंड से दिशा मिलेगी। बीते दिनों कई कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव से बचते नजर आए तो कई चुनाव लड़ने से इनकार करते नजर आए। वहीं लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने ऐसे योद्धा को गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए जिनका गढ़वाल की 30 विधानसभाओं में प्रभाव है। आखिर उनका ये योद्धा कब काम आएगा? देखिए, कांग्रेस ने तो लड़ाई से ही पहले हार मान ली और उनके कैंडिडेट कहने लगे हैं कि हमारा बस का चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा तो केवल कांग्रेस को यह सलाह है कि उनके पास एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी 30 विधानसभा में प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको ही लोकसभा गढ़वाल में चुनाव लड़ाएं तो अपना योद्धा कब काम आएगा।
तो इसलिए उनको उसी को चुनाव लड़ाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बुधवार को रुड़की दौरे पर रहे, जहां गांव चलो अभियान में कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही। साथ ही गांवों में प्रवास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष रखेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र बनाना, इसको लेकर भी सुझाव मांगे जाएंगे और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ना भी हमारा लक्ष्य है। हमने तय किया इस बार लोकसभा के प्रत्येक बूथ को हम जीतेंगे। उस दिवस हमने अपने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, हमारे सारे सांसद, विधायक और उससे नीचे तक की हमारी टोली, प्रत्येक 11,000 से ऊपर हमारे पोलिंग बूथ हैं, 11,700 समथिंग पोलिंग बूथ हैं। हम प्रत्येक बूथ पर 24 घंटे के अंदर कार्यकर्ता भेजने वाले हैं। हरिद्वार में भेल क्षेत्र में नदी किनारे बसी मलिन बस्ती की हजारों की आबादी को इस बरसात में तबाही का डर सता रहा है। दशकों से यहां झुग्गियां बनाकर रह रहे लोग अफसर और नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं। टीएचडीसी ने पिछले साल बीएचईएल की जमीन का अधिग्रहण टिहरी विस्थापितों को बसाने के लिए किया था। हाल ही में टीएचडीसी ने क्षेत्र का समीकरण करने और रोह नदी से भू कटाव रोकने के लिए बड़ी सेफ्टी वॉल बना दी थी। अब इस सेफ्टी वॉल से नदी के उस पार बसी निर्मल बस्ती की आबादी खतरे की जद में आ गई है, क्योंकि बरसात में रोह नदी उफान पर होती है और नदी की धारा निर्मल बस्ती की तरफ मुड़ जाने से तबाही मचा सकती है। तो दीवार नहीं था तो न पूरे घर में पानी घुस जा रहा था। हम लोग तो 2-4 दिन बाहर रह रहे थे बच्चे उच्चे लेके, और इस बार तो है से सारा के घर ही ले जाएंगे। इसमें तो विधायक जी भी कोई साथ नहीं दे रहे, कह रहे थे इस बार खाली कर दो, पहले ही बाहर आने से पहले खाली कर दो, नहीं तो बाद में खतरा होगा तो हम नहीं सुनेंगे। नदी में ही तो आधी तो नदी में ही बनी हुई है। अब जब पानी इस साल यहाँ तक आया था तो आगे भी जाएगा ही। इस बार तो इधर की पूरी बह ही जाएंगी, ये भी बह जाएंगे, सारी बहेंगे लगभग। दीवार भी बन गई तो इससे भी दिक्कत ही है। निर्मल बस्ती में रहने वाले लोगों में नेताओं के खिलाफ खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त सभी पार्टियों के नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं, लेकिन मुसीबत के दौरे में कोई सुनने वाला नहीं। वहीं हरिद्वार के डीएम ने टेक्निकल सर्वे कराने की बात कही है। इसमें जो टेक्निकल टीम है उसका हम साइट इंस्पेक्शन कराएंगे। अगर उनको लगता है कि जिसकी वजह से दूसरी तरफ खतरा हो गया है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए इसमें हम लोग काम करेंगे। निर्मल बस्ती के लोग डरे सहमे हुए हैं। दूसरी ओर प्रशासन समस्या से समाधान की बात कर रहा है, लेकिन क्या समाधान बरसात से पहले हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये जो सेफ्टी वॉल यहाँ पर बनाई गई है, इससे इन लोगों में अगली बरसात में जो झुग्गी बस्ती है उसके बह जाने का खतरा बना हुआ है। और यही कारण है कि लोगों में, इस बस्ती के लोगों में स्थानीय विधायक और भाजपा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नाराजगी बनी हुई है। न्यूज़ 18 पुलकेश शुक्ला, हरिद्वार। नंदा राज्य जात निमित्ताओं में फंसी चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रजनी भंडारी को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के 10 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उनको पद से हटा दिया गया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ रजनी भंडारी हाईकोर्ट पहुंची। अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें 2012-13 के दौरान रजनी भंडारी पर राज्य जात के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगा था। रजनी भंडारी चमोली के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी हैं। लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ की हवाई सेवा का उद्घाटन हो गया है और इस हवाई सेवा से लोगों की राह तो आसान होगी, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद लगने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो तय है कि कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा का उद्घाटन किया।
इस हवाई सेवा के जरिए जहां 12 घंटे का सफर सिर्फ 1 घंटे में तय हो जाएगा, वहीं पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। असल में बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद आदि कैलाश के साथ ही पार्वती ताल, ओम पर्वत और नारायण आश्रम जाने वाले सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में रेगुलर हवाई सेवा शुरू करने से ये संख्या कई गुना बढ़ सकती है। सीएम धामी को भरोसा है कि हवाई सेवा के जरिए पर्यटन कारोबार नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा के बाद लगातार देश दुनिया के पर्यटकों का, धार्मिक दर्शन करने वाले लोगों का रुझान और आकर्षण तेजी से यहाँ के लिए बढ़ा है। तो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए, सभी के लिए आसानी होगी, सरलता होगी और हमारे यहाँ पर लोगों का जहाँ पर्यटन बढ़ेगा। पिथौरागढ़ के साथ ही हवाई सेवा अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के लिए भी खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। प्लेन की मदद से जहां धार्मिक पर्यटक अल्मोड़ा के जागेश्वर और चितई जैसे धामों में आसानी से पहुंच सकता है, वहीं बागेश्वर की राह भी चंद घंटों में तय हो जाएगी। इससे न सिर्फ पिथौरागढ़ से कनेक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ेंगी, वरन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत इन जिलों को भी इससे फायदा मिलेगा। और जिस तरह से हमारा लोकल टूरिज्म यहाँ बढ़ रहा है, ओम पर्वत और आदि कैलाश का, निश्चित ही दिल्ली, बॉम्बे और मेट्रो सिटी से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी और पिथौरागढ़ की इकोनॉमी बढ़ेगी। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में दर्जनों पर्यटन स्थल हैं, जहां जाने की चाह हर सैलानी की रहती है, लेकिन अब तक कठिन पहाड़ी सफर सैलानियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा था। ऐसे में पिथौरागढ़ की हवाई सेवा जहां कुमाऊं में पर्यटन कारोबार को परवान चढ़ाएगी, वहीं हजारों लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल देगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।